जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। क्या इंतखाबात मुलतवी होने जा रहे हैं और क्या कौमी हुकूमत बनाई जा रही है, इस हवाले से मुख्तलिफ खबरें आप सुन रहे होंगे, मुख्तलिफ तज्जिए आप देख रहे होंगे। ये खबरें क्यों सामने आ रही हैं, इस तरह के तज्जिए क्यों सामने आ रहे हैं, इस हवाले से कुछ डिटेल्स हैं वो आपके साथ शेयर करूंगा। और उसके साथ साथ आज पाकिस्तान की सियासत में एक ऐसा वाकया पेश आया, एक ऐसा काबिल मुज़म्मत वाकया पेश आया जिसकी शायद माजी में कोई नजीर नहीं मिलती। उसकी तफसीलात भी आपको बताऊंगा। और गुज़िश्ता 2 बरस के दौरान इस मुल्क के अंदर जो मुख्तलिफ वाकयात होते रहे उनके हवाले से कुछ खबरें हैं, कोशिश होगी कि वो भी आज के इस व्लॉग के अंदर आपके साथ शेयर की जाए। पहली चीज जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं, GNN एक बड़ा टीवी चैनल है, उन्होंने गुजरात के अंदर सर्वे करवाया और उनके सर्वे के मुताबिक गुजरात में इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पॉपुलैरिटी है वो 68% है। जी हां जी, 68%। और उनके मुकाबले में नून लीग 16% पे खड़ी है। जी हां जी, 16% पे नून लीग खड़ी है और दीगर सारी जमातें मिला के 15% पे खड़ी हैं। अब ये गुजरात जो आपको पता है चौधरी परवेज इलाही साहब का शहर है, ये गुजरात चौधरी मोनस इलाही साहब का शहर है, ये गुजरात चौधरी शुजात साहब का शहर है। अब चौधरी शुजात साहब आपको पता है नून लीग की साइड पे हैं, दूसरी साइड पे हैं। परवेज इलाही साहब किसके साथ खड़े हैं और कैसे खड़े हैं, उनके ऊपर बड़ी मुश्किलात आई, लेकिन फिर भी वो अपनी जमात के साथ खड़े रहे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़े रहे। और इस वक्त अगर चौधरी परवेज इलाही साहब को लाहौर के भी किसी हल्के में खड़ा कर दिया जाए तो उधर भी उनकी इतनी पॉपुलैरिटी होगी। तो ये जो गुजरात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इतनी पॉपुलैरिटी है, ये ऑटोमेटिकली जो पॉपुलैरिटी है ये परवेज इलाही साहब की, मोनस इलाही साहब की पॉपुलैरिटी है। जिस तरह मैंने आपको कहा कि परवेज इलाही साहब के हवाले से ख्याल था कि वो इमरान खान को छोड़ देंगे जो ही थोड़ा सा मुश्किल वक्त आएगा, लेकिन वो साथ खड़े हैं। इसी तरह मोनस इलाही साहब जो है, अगर वो पाकिस्तान में होते तो उनके साथ क्या होना था वो भी सबको पता है। अब ये वही मोनस इलाही साहब हैं जिनको वजीर बनाने की कुछ लोग मुखालफत करते रहे खान साहब के दौरे हुकूमत में और जमात के अंदर से करते रहे। अब आई डोंट नो, कुछ लोगों को ये चीज शायद पता हो, कुछ को ना पता हो। खान साहब को जाके ये कहते रहे कि जनाब मोनस को जो है वजीर ना बनाओ, लेकिन जब सारे हालात चेंज हुए तो मोनस और चौधरी परवेज इलाही साहब और मोनस इलाही साहब वो खड़े हो गए खान साहब के साथ और आज तक खड़े हैं। और बहुत सारे लोग जो मशवरे देते रहे कि मोनस साहब को वजीर ना बनाएं वो छोड़ के चले गए। तो अब जो है उसका नतीजा ये है कि आज परवेज इलाही साहब और मोनस इलाही साहब इस पोजीशन में हैं कि गुजरात तो वो जीतेंगे ही जीतेंगे, वो किसी और भी पंजाब के शहर में जाके खड़े हो जाए तो वहां पे भी उनके लिए जीतना कोई मुश्किल काम नहीं होगा। अच्छा, अब जिस तरह मैंने अर्ज की कि बहुत सारे लोग जो है वो मोनस इलाही साहब की मुखालफत करते रहे, इसी तरह बहुत सारे लोग जो है जहांगीर तरीन साहब की भी मुखालफत करते रहे उस जमाने के अंदर। और कल कामुकी में जलसा था इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का और वहां पे जहांगीर तरीन साहब ने जो है वो मुख्तलिफ लीडरान का नाम लिया और कहा कि ये जो सारी तहरीक इंसाफ बैठी हुई है, तो एक तरह से तो उन्होंने दुरुस्त ही कहा। बहुत सारे तहरीक इंसाफ के जो दोस्त हैं वो वहां पे बैठे हुए थे, जो माजी में जहांगीर तरीन समेत जो है सब तहरीक इंसाफ का हिस्सा थे। कुछ अपनी मर्जी से निकले, कुछ जो खान साहब का जब दौरे हुकूमत था उसी में उनको जमात से एक तरह से अलहदा कर दिया गया, जिसमें एक जहांगीर तरीन साहब भी थे, उनकी मुखालफत भी होती रही। और ये मैं जो कहा था ना आपको कि 2 साल के अंदर जो वाकयात पेश आते रहे पाकिस्तान के अंदर, और जब खान साहब की हुकूमत खत्म होने वाली थी और उससे पहले और फिर उसके बाद, उस हवाले से भी कुछ इंफॉर्मेशन आपसे शेयर करूंगा। अब जो जहांगीर तरीन की मुखालफत करते रहे, खान साहब को कहते रहे कि जनाब इनको जमात से साइड पे करें और ये और करें, अब वो तो खान साहब को छोड़ के चले गए और वो लोग दूसरी तरफ से भी राब्तों में थे। जी हाँ जी, दूसरी तरफ भी वो राब्तों में थे। वो एक वफाकी वजीर का मैं आपको ये खबर दे रहा हूं, एक वफाकी वजीर जो अब इमरान खान के साथ नहीं रहे हैं, आखिरी दिन तक हुकूमत के खात्मे तक उनके साथ थे, उसके बाद भी उनके साथ रहे, बाद में उन्होंने छोड़ दिया। वो जनाब जब इमरान खान की हुकूमत खत्म हुई और इमरान खान इल्जाम लगाते थे कि जी उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट ने मेरी हुकूमत खत्म कर दी और उस वक्त के जो जनरल बाजवा ने और ये और वो इस किस्म के वो उनके ऊपर इल्जामात लगाते थे, लेकिन उनकी अपनी जो वफाकी काबीना, बल्कि उनकी जमात के एक बड़े सीनियर ओहदे पे फायज एक वफाकी वजीर ने शुक्रिया अदा किया जनरल बाजवा को मैसेज करके और उनसे बात करके कि जनाब आपने तो हमारी हुकूमत चलाने में बड़ी मदद की और हम काबीना में भी मैं आया और ये और वो सारी बहुत सारी चीजें जो है ना इस तरह की। तो वो लोग जो है जहांगीर तरीन की मुखालफत करते रहे, वो लोग मोनस इलाही की मुखालफत करते रहे, लेकिन और एक तरफ से वो इमरान खान साहब के साथ भी खड़े हुए थे और दूसरी तरफ इमरान खान साहब जो है वो जिनकी ऊपर तनकीद करते थे, जिनको कहते थे कि जनाब उनकी वजह से हमारी हुकूमत गिरी मुबैना तौर पे, तो वो उनके भी शुक्रिया अदा करते रहे। और वो उस जमाने में जो खबरें आती थी ना कि खान साहब के आगे पीछे कुछ लोग हैं जो दूसरी तरफ राब्तों में भी हैं, उसमें शाह महमूद कुरैशी साहब का भी नाम आता था, लेकिन शाह साहब उनमें नहीं थे। शाह साहब के राब्ते जरूर थे,
शाह साहब के राब्ते थे, शाह साहब की निगोशिएशंस हो रही थी। जब इमरान खान साहब की हुकूमत का खात्मा हुआ, जब वो लॉन्ग मार्च वगैरह आ रहा था, तो शाह साहब मसलसल राब्तों में थे और शाह साहब ने कोई भी काम, जी हाँ जी, ये मैं आपको इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पे कह रहा हूं, शाह साहब के ऊपर दबाव भी पड़ा कि जनाब ये हो रहा है, वो हो रहा है, आप ये करें, तो शाह साहब ने वाज़ेह अल्फाज में कहा, शाह महमूद कुरैशी की मैं आपको बता रहा हूं, उन्होंने वाज़ेह अल्फाज में कहा कि ठीक है, ये आपकी बात माकूल हो सकती है, लेकिन जब तक खान इजाजत नहीं देगा तो हम इसके ऊपर कुछ नहीं कर सकते। ठीक है। और बहुत सारे लोग तो वो इधर भी खेल रहे थे, उधर भी खेल रहे थे, और वो इस तरह की जो खबरें आती थी उसमें काफी हद तक सदाकत थी। और इसके ऊपर फिर खान साहब पे भी सवाल है कि आप जो जहांगीर तरीन साहब जो है वो सारे लोगों को कह रहे हैं ये भी पीटीआई में था, ये भी था, ये भी था सारे, तो आपने भी अपने आगे पीछे ऐसे लोग रखे हुए थे, और आप दोबारा जब आपको हुकूमत मिलेगी फिर देखते हैं कि आप उनमें से कितने लोगों को दोबारा अपने साथ शामिल करते हैं या कैसी टीम बनाते हैं। लेकिन उसमें बहुत सारे ऐसे लोग थे जो गलत मशवरे भी देते थे और वो उनकी लॉयल्टीज भी नहीं थी, उसकी मैंने आपको मिसाल दे दी। अच्छा, अब ये जो इंतखाबात को मुलतवी करने के हवाले से बातें की जा रही हैं और जो है कहा जा रहा है कि जी कौमी हुकूमत बना दी जाएगी, इस पे मुख्तलिफ लोग जो है वो मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन वगैरह शेयर कर रहे हैं, मुख्तलिफ सहाफ़ी इस हवाले से चीजें शेयर कर रहे हैं। सीनियर सहाफ़ी जो है साकिब बशीर साहब, उन्होंने भी कोट ट्वीट किया। एक और सहाफ़ी शाकिर महमूद साहब जो है उनकी खबर को या उनके तजिए को, तबसरे को, वो ये लिखते हैं शाकिर महमूद साहब कि हो सकता है कि फरवरी में इलेक्शन ना हो, नवाज शरीफ की सरबराही में माइनस तहरीके इंसाफ कौमी हुकूमत बना दी जाए और सुप्रीम कोर्ट से इसकी मंजूरी ले ली जाए। हफीजुल्लाह नियाजी साहब ने यह बात की है, ये शाकिर महमूद साहब ये कोट कर रहे हैं। अब इसके ऊपर साकिब बशीर साहब सीनियर कोर्ट रिपोर्टर हैं, उन्होंने इसके ऊपर लिखा कि ऐसी किसी भी गैर आईनी हुकूमत की मंजूरी मौजूदा सुप्रीम कोर्ट से जिस दिन हुई उस दिन पाकिस्तान की तारीख का स्याह दिन होगा और मंजूरी देने वाले हमेशा हमेशा के लिए तारीख के स्याह वर्क पर नक्श हो जाएंगे। तो उन्होंने ये भी, अब ये चीजें सारे सहाफी क्यों कह रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, क्यों लिख रहे हैं? इसलिए कि इस तरह की चीजें मार्केट में गर्म हुई हुई है, मुख्तलिफ सियासी लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं। आज सोहेल वड़ाइच साहब ने कॉलम लिखा है, उस कॉलम के अंदर भी उन्होंने कहा है कि अफवाह यह है कि मईशत में बेहतरी के बाद फरवरी इलेक्शन में ताखीर हो सकती है, क्योंकि सोचा यह जा रहा है कि अगर फरवरी में इलेक्शन हो गया तो मौशी बेहतरी में जो है ना वो वक्ती जो है वक्फा आ सकता है। और यह भी कहा जा रहा है कि अभी तहरीके इंसाफ के सियासी उभार का मुकम्मल तदारुक नहीं किया जा सका। जी हाँ जी, तहरीके इंसाफ के जो सियासी उभार है उसका मुकम्मल तदारुक नहीं किया जा सका। इस वजह से मार्केट में ये फिलर दिए जा रहे हैं कि जनाब इंतखाबात को थोड़ा सा डिले कर दिया जाए, ये कर दिया, वो कर दिया जाए। और इसमें जो दो बड़ी सियासी जमातें हैं, पीपल्स पार्टी और नून लीग, उनको कोई एतराज नहीं है और उनको पता है कि हमारे साथ पंजाब में क्या होना है, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर क्या होना है। ये सोहेल वड़ाइच साहब ने अपने कॉलम के अंदर भी इस चीज का जिक्र किया और ये सारी तफसील लिखी है। कॉलम का उनका नाम है खिलाड़ी का क्या करना है। तो अब ये जो सारी गुफ्तगू हो रही है एक तरह से, और बड़ी जो सियासी जमातें हैं उसमें वो भी ऑन बोर्ड होंगी, और फिर कौमी हुकूमत बनाने की बात भी हो रही है कि तहरीके इंसाफ को साइड पे कर दिया जाए और बाकी सारी जमातों को मिला के एक कौमी हुकूमत बना दी जाए। लेकिन ये जो सोहेल वड़ाइच साहब ने भी लिखा है, ये बड़ा क्वेश्चन है और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि खिलाड़ी का क्या करना है। अवाम का बड़ा हिस्सा तो उनकी तरफ है। मौशी इस्तेकाम तब तक नहीं आ सकता जब तक सियासी इस्तेकाम नहीं आएगा। और दूसरा, मईशत को बेहतर करे अभी निगरान हुकूमत, डॉलर नीचे लेके आए, SFIC के जरिए मेहनत करें, सब कुछ करें, मुल्क की मईशत को बेहतर करके फिर दोबारा इनके हवाले कर दें। जो 16 महीनों में इन्होंने किया है वो भी आपके सामने, एक ये भी लोग सोच रहे होंगे, एक ये भी बहस होगी कि 16 माह के दौरान इन्होंने क्या किया और फिर जब इनके हाथ से चीजें निकली तो क्या चीजें मजीद अबतर हुई या बेहतर हुई। इसमें तो कोई दो राय नहीं है ना। जो 16 माह के अंदर सारे तजर्बाकार बैठे हुए थे, उनकी जो मौशी पॉलिसीज थी, और अब जो एक निगरान हुकूमत बैठी हुई है वो किस तरीके से चल रही है, कौन उसको चला रहा है, काकड़ साहब भी चला रहे हैं, जो भी है वो ज्यादा मैं तफसील में नहीं जाता। लेकिन क्या उसमें थोड़ी सी मौशी बेहतरी नहीं आई? क्या उसमें डॉलर में थोड़ी बेहतरी नहीं आई? इनसे तो बेहतरी आई ना। तो ये अब अगर कोई चीज मजीद बेहतर हो रही है, कोई इन्वेस्टमेंट आ जाए, SFIC जो बनाई गई है उसमें जो काम हो रहा है उसके जरिए कोई मैशत को थोड़ा बेहतर करके दोबारा इनके हवाले कर दिया जाए, तो फिर बेहतर हाल तो यही है कि इलेक्शन, फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो और अवाम जिनको वोट दें उनके हवाले हुकूमत कर दी जाए। पर एनीवे, ये अब जो दो बड़ी सियासी जमातें हैं ये इस चीज के ऊपर भी राजी हैं कि जैसे अगर इंतखाबात थोड़े से मुलतवी भी कर दिए जाए, इंतखाबात को आगे भी कर दिया जाए तो उनको कोई इशू नहीं होगा। ये सोहेल वड़ाइच साहब ने आज अपने कॉलम के अंदर लिखा है। कॉलम के अंदर उन्होंने इमरान खान साहब के ऊपर भी तनकीद की और उन्होंने ये भी कहा कि उस जमाने में जब मैं ये कहता था ये कंपनी नहीं चलेगी तो मेरे ऊपर बड़ी तनकीद की गई,
मुझे बुरा भला भी कहा गया, ट्रोलिंग भी मेरी करवाई गई, लेकिन फिर हमने देखा कि वो कंपनी नहीं चली। फिर वो हुकूमत, उस हुकूमत का खात्मा हो गया और उन्होंने खान साहब की हुकूमत के ऊपर भी तनकीद किया। फिर आगे इनके हवाले से भी मुख्तलिफ चीजें लिखी हैं। इसके अंदर वो लिखते हैं अपने कॉलम में कि सुनने में आ रहा है कि जो है इसमें जो अगर इंतखाबात को आगे ले जाया जाए तो अदालती रुकावट जो है वो एक रुकावट है, और दूसरा उन्होंने साथ ये भी लिखा जो सियासी रुकावट के हवाले से ये कहा जा रहा है कि पीडीएम की 2 बड़ी जमातों को इस ताखीर पर इतराज नहीं होगा। पीडीएम की 2 बड़ी जमातों को इस ताखीर के ऊपर इतराज नहीं होगा, यानी कि 2 बड़ी जमातें अब कौन सी हो सकती हैं? पीपल्स पार्टी भी हो सकती है, नून लीग भी हो सकती है, और यही उनका इशारा उन्हीं की तरफ है कि 2 बड़ी जो जमातें, ऑल्दो के पीडीएम से फिर बाद में जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अलहदा हो गई थी, पर वो उनकी इत्तेहादी हुकूमत है, और पीडीएम की हुकूमत जब कहा जाता है तो उसका यही मतलब होता है कि ये सारी जमातें उसमें शामिल है। एनीवे उन्होंने लिखा है कि जनाब ये 2 जो बड़ी जमातें हैं उनको इतराज नहीं होगा, और उसकी एक वजह यह भी है कि जो तहरीक इंसाफ का सियासी उभार है उसका मुकम्मल तदारुक नहीं हो सका। उनकी जो मकबूलियत है वो अभी तक कम नहीं हो सकी। ये आपको मैंने जीएनएन का सर्वे दिखाया गुजरात का, उसके अलावा अभी भी अगर आप देख लें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो ग्राउंड के ऊपर मकबूलियत है वो उस तरीके से कम नहीं हो रही। और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यही है कि ये लोग कोई सियासी बयानियां बनाने में नाकाम रहे हैं, ये कुछ डिलीवर करने में नाकाम रहे हैं, और जिस तरीके से इन्होंने हुकूमत चलाई उसने एक तरह से जलती के ऊपर तेल का काम किया, और जो थोड़ी बहुत इनकी सपोर्ट थी वो मजीद कम हुई और इमरान खान की सपोर्ट में इजाफा हुआ। ऑल्दो कि जिस तरह मैंने पहले भी अर्ज किया कि इमरान खान साहब की हुकूमत के अंदर भी बहुत सारी गलतियां होती रही, उनके ऊपर बहुत सारी चीजों में आप तनकीद कर सकते हैं, वो जिनके ऊपर बाद में इल्जाम लगाते रहे पहले उन्हीं के साथ चलते रहे, बहुत सारी ऐसी चीजें जो इस कॉलम के अंदर सोहेल वड़ाइच साहब ने लिखी हुई है जिनसे शायद ही आप इख्तलाफ कर सकें। लेकिन यह भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो सियासी उभार है उसको कम नहीं किया जा सका। इन सारी जमातों ने मिल के जोर लगा लिया, हर किस्म का बयानिया बनाने की कोशिश की। जनाब आप बेडरूम से लेके पेशाब के सैंपल तक वफाकी वज़रा ने उनके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आज तक पाकिस्तान की तारीख में शायद ही कभी किसी सियासी मुखालिफ के पेशाब के सैंपल के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई हो, फिर उसके बेडरूम के ऊपर, और फिर निजी जिंदगी, जाती जिंदगी, वो सब कुछ हमने देखा है। लेकिन उसके बावजूद जो है ये लोग सियासी बयानियां नहीं बना सके। क्यों नहीं बना सके? इसलिए कि अपनी कारकर्दगी दिखाएंगे ना। आप दूसरे की कारकर्दगी पे तनकीद करेंगे, अपनी कारकर्दगी दिखाएंगे, उसमें ये किस हद तक कामयाब हुए वो मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अब वो जो सियासी उभार है उसकी एक चीज ये भी आप देख सकते हैं, ये शाकिर महमूद साहब हैं, हम न्यूज के सहाफी हैं, और दीगर जगहों के ऊपर भी बहुत सारे लोगों ने ये शेयर की हुई है सोशल मीडिया के ऊपर। आज सुबह के मनाजिर हैं, इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत में मुल्जमान को अदालत में पेश किया गया तो कैदी वैन से इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। वो ये 6 महीने के बाद जिन लोगों को पकड़ा हुआ है उनको आज अदालत में पेश किया गया, उन वर्कर्स को, उन लोगों को, तो वो आज भी इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। तो ये उन्होंने शेयर किया। तो इस किस्म का वो जो सेंटीमेंट है, जो सिंपथी का एक सेंटीमेंट है इमरान खान साहब के लिए, वो खत्म नहीं हो सका। वो हमने केपीके के अंदर भी देखा, ये जो शेर अफजल मरवत साहब गए हुए थे, और ये जीएनएन के सर्वे में भी देखा, और मुख्तलिफ जगहों के ऊपर हमें ये चीज नजर आती है। अच्छा, ऑल्दो के उन तहरीके इंसाफ के बहुत सारे लोग उनको छोड़ के भी गए और बड़ी सियासी कोशिश की जा रही है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी, दीगर जगहों पे भी, कि उनके मुकाबले में सियासी कुफ्ते सामने हैं। और ये सियासी कुफ्तों का हक है, राइट है, हर कोई अपनी जमात बना सकता है। परवेज खटक साहब केपीके में जो है बड़ी मेहनत कर रहे हैं। सोशल मीडिया के ऊपर तस्वीर एक वायरल हुई हुई है जिसमें परवेज खटक साहब 3 लोगों को टोपियां पहना रहे हैं, और लोग ये लिख रहे हैं कि इमरान खान के लिए बड़ा चैलेंज हो गया, 3 मजीद लोग परवेज खटक साहब के साथ शामिल हो गए। ये 3 गालिबन कोई कारकुन हैं, और परवेज खटक साहब आप देख सकते हैं कि इस तस्वीर में उनको टोपियां पहना रहे हैं, और ये 3 मजीद बंदे परवेज खटक साहब के साथ शामिल हो गए हैं। यकीनन ये सब कुछ इमरान खान साहब के लिए चैलेंज होगा आने वाले दिनों में, लेकिन अभी तक जो कुछ हो रहा है वो आप भी देख रहे हैं और हम भी देख रहे हैं, और लग रहा है ऐसे है कि वो जो तोड़ था करना था केपीके के अंदर, परवेज खटक साहब ने इमरान खान साहब के खिलाफ जो उनकी पॉपुलैरिटी को कम करना था, उनके बंदों को तोड़ना था, उसमें वो कामयाब नहीं हो पा रहे। और क्यों कामयाब नहीं हो पा रहे? कि वो एक अवामी मूड है, और फिर खैबर पख्तूनख्वा का एक कल्चर है। अच्छा, जब ये सारा सिलसिला शुरू हुआ ना, मैंने एक दफा पहले भी ये चीज शायद अपने व्लॉग के अंदर रिपीट की थी, आज दोबारा आपके साथ दोहराता हूं ताकि रिकॉर्ड का हिस्सा रहे।
जब ये सारा सिलसिला शुरू हो रहा था और वो तहरीक अदम एतमाद आ रही थी और वो साइफर का मामला शुरू हो चुका था, फिर अदालत में चला गया मामला, वो जब असेंबली टूट गई और हम इंतखाबात की तरफ जा रहे थे, जब इमरान खान साहब ने सदर साहब को एडवाइस दी कि आप असेंबली तोड़ दें, तो उन दिनों मैं रिपोर्ट कार्ड पे बैठता होता था, जो जियो का प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड, तो वहां पे ये रिकॉर्ड पे का हिस्सा है और अभी भी वो प्रोग्राम के क्लिप्स भी मौजूद होंगे और प्रोग्राम भी मौजूद है, ऑनलाइन भी मौजूद है। उसमें वो जो साइफर खान साहब ने जब लहराया ना, तो मैंने उस वक्त एक बात अर्ज की, मैंने कहा ये जो साइफर का बयानिया है ये इतना वजनी हो जाएगा कि आपके जितने मर्जी मजबूत कंधे होंगे आप इसका वजन बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे, कोई सियासी कुव्वत इसका वजन बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। अभी तो ये बातें कर रहे हैं और अब ये असेंबलियां टूट गई हैं, तो बेहतरी इसी में है कि यहां से बस आप इंतखाबात में जाएं। अगर सुप्रीम कोर्ट ने वापस वहां से भेज दिया कौमी असेंबली के अंदर और वहां से कहा गया कि नहीं जनाब दूसरों की हुकूमत बन जाएगी, ये हो जाएगा, तो मैंने एक चीज अर्ज की थी कि जनाब फिर ये बयानिया इतना वजनी हो जाएगा और इस बयानिए का रुख जो है वो सियासी मैदान से निकल के इदारों की तरफ जाएगा, इधर जाएगा, उधर जाएगा, सुप्रीम कोर्ट की तरफ जाएगा, जो कतन मुल्क के लिए दुरुस्त नहीं। और ये ऑन रिकॉर्ड मैंने बात की और उस वक्त मुझे लोगों ने उधर प्रोग्राम के अंदर भी कहा गया और आगे बाद में भी कहा गया और यार ये साइफर क्या है, ये तो कोई पूछेगा भी नहीं, हफ्ते के बाद इसके ऊपर कोई बात नहीं करेगा। और मैंने कहा था कि नहीं, ये आने वाली है जो हमारी सियासत है वो इसके इर्द गिर्द घूमेगी। ये इतना वजनी बयानिया बनेगा कि आप सोच नहीं सकते कि आगे जाके इसकी वजह से कितने हमारे लिए चैलेंजेस बन सकते हैं। और फिर उसके बाद क्या हुआ, बहस किस तरफ गई, क्या बहस सियासी मैदान में रही और फिर आगे किधर गई। फिर जब इमरान खान साहब की हुकूमत का खात्मा हो गया, ये पीडीएम वाले आ गए और पीडीएम की हुकूमत बड़े मुकदमे वगैरह भी बना रही थी, सब कुछ कर रही थी, तो मैंने कहा था कि जी दो चैलेंजेस हैं और अभी भी मैं आपको दोबारा वही चैलेंज दोबारा दोहरा रहा हूं जो मैंने आज से तकरीबन 8-9 महीने पहले भी दोहराए थे, 9 मई से पहले भी दोहराए थे, उस बदकिस्मत वाक़े से पहले भी और उससे काफी पहले मैंने ये कहा था और बार बार कहा था, मुतअद्दिद प्रोग्राम्स में भी कहा था कि मईशत चैलेंज है एक तो जिस तरीके से, और अगर आप इमरान खान को खत्म करना चाहेंगे और उसकी सियासी कुव्वत को, तो बड़ा चैलेंज आपके लिए खैबर पख्तूनख्वा होगा। खैबर पख्तूनख्वा बहुत बड़ा चैलेंज होगा, वहां की आबादी का माइंडसेट डिफरेंट है, वो इतना बड़ा चैलेंज आपके लिए बन सकता है कि वो फिर ये आप साइफर वाली जो चैलेंज है उसको भी भूल जाएंगे, वो उससे भी वजनी बयानिया बन जाएगा, उससे भी वजनी एक सियासी ऑब्स्टिकल बन जाएगा। और ये अभी भी मैं इस चीज के ऊपर कायम हूं कि अगर आपने जमात को इस तरीके से जनाब कहा कि जी उनको हम इलेक्शन नहीं लड़ने देंगे और ये नहीं करने देंगे, वो नहीं करने देंगे और हम खुद इलेक्शन जीत जाएंगे जैसे परवेज खटक साहब कर रहे हैं, और ये सारे सियासी इत्तेहादी मिलकर, इसलिए कि निगरान हुकूमत इन्होंने सबके मिलकर लगाई है। अभी दोबारा जो मुशावरत हुई है वो भी महमूद खान साहब के साथ हुई और वो महमूद खान साहब तो वैसे ही परवेज खटक साहब के साथ दूसरी तरफ जा चुके हैं। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज होगा और इसका वजन भी इतना ज्यादा हो जाएगा कि फिर वो सियासी तौर पे उसको उठाना जो है ना वो मुमकिन नहीं हो पाएगा। तो अगर कोई ये समझता है कि जनाब इमरान खान के वोट बैंक टूट के केपीके में इधर से उधर चला जाएगा, नहीं होगा। अभी मुझे सबसे बड़ा चैलेंज जो है लग रहा यही है कि वो खैबर पख्तूनख्वा से शुरू होगा और वो खैबर पख्तूनख्वा वाला जो चैलेंज है वो बहुत संगीन शक्ल भी इख्तियार कर सकता है। अब देखते हैं आगे चीजें किस तरफ जाती हैं। अभी तक तो सियासी तौर पे जो तहरीक इंसाफ को एक तरह से साइडलाइन करने की कोशिश की जा रही है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, उसका अंदाजा है परवेज खटक साहब को भी, मौलाना को भी, एएनपी को भी और दीगर जो जमातें हैं, नून लीग और पीपल्स पार्टी के, जनाब इनका वोट बैंक नहीं टूट रहा और इसी वजह से फिर ये कहा जा रहा है कि इंतखाबात को जो आगे करने का मामला है उसमें दो बड़ी जमातों को भी ज्यादा एतराज नहीं होगा। अच्छा, अगली खबर जो मैंने आपसे शेयर करनी है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये सामने आप खबर भी देख सकते हैं कि 190 मिलियन पाउंड्स केस में नैब की इमरान खान से 13 घंटे तवील तफ्तीश, और वो उनके वकीला भी ये लिख रहे हैं, ट्विटर के ऊपर भी लिख रहे हैं कि वो इमरान खान साहब से बार बार पूछा जाता है ये वो 190 मिलियन, तो खान साहब फिर उनसे आखिर में पूछते हैं कि भाई वो 190 मिलियन पाउंड किधर है, वो किस अकाउंट में पड़ा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में पड़ा हुआ है या मेरे अकाउंट में पड़ा हुआ है, तो फिर वो आगे से चुप कर जाते हैं। तो पर एनीवे इस केस की तफ्तीश वगैरह हो रही है और आज जो है जो बुशरा बीबी हैं वो भी इस केस के हवाले से अडियाला जेल आई थी और जो मैंने शुरू में आपको कहा था कि आज पाकिस्तान की सियासी तारीख का एक ऐसा शर्मनाक वाकया पेश आया जिसकी शायद ही कोई नजीर मिलती हो कि बुशरा बीबी जब आई आज अडियाला जेल तो उनके खिलाफ वहां पे चंद लोगों ने नारे लगाए। ये सामने आप देख सकते हैं, एक्सप्रेस की खबर है, अडियाला जेल के बाहर बुशरा बीबी के खिलाफ नारेबाजी।
अडयाला जेल आमद पर एक ग्रुप ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी के खिलाफ नारे लगा दिए। खबर मैं आपको एक्सप्रेस की थोड़ी सी पढ़ के भी सुनाता हूं। रावलपिंडी की अडयाला जेल में 190 मिलियन पाउंड अल-कादर यूनिवर्सिटी केस की समाअत हुई। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की अहलिया अदालत में पेशी के लिए पहुंची तो दर्जन भर, तकरीबन 12 लोग थे, दर्जन भर अफराद ने उनको देखते ही काला जादू नामंजूर के नारे लगाए। ग्रुप की नारेबाजी के मौके पर अडयाला जेल की चौकी में मौजूद पुलिस एहलकार खामोश तमाशाई बने रहे और लोगों को नारे लगाने से रोकने की कोशिश नहीं की गई। अगर वहां पे 2 बंदे भी खड़े हो जाएं जाके इमरान खान के हक में नारे लगाएं, उनको तो फौरन पकड़ लिया जाता है। अब ये कैसी इखलाक बाख्ता किस्म की जो है वो हरकत है कि इस किस्म के वहां पे नारे लगाए गए बुशरा बीबी के खिलाफ, वो अपने खामद से मिलने आ रही हैं। और ये पाकिस्तान की सियासी तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ। वो अपने खामद से भी मिलेंगी या फिर उनकी वहां पे अडयाला जेल के अंदर उनकी वो पेशी है, वो मुकदमे के सिलसिले में आज तक आपने देखा कि किसी सियासी मुखालिफ की अहलिया वहां पे जारी और उसके खिलाफ नारे लगाए हों। आज तक आपने पाकिस्तान की सियासी तारीख में इस तरह की चीज अगर कभी देखी हो तो आप मेरे साथ शेयर कर दें। ये खुर्रम इकबाल सीनियर सहाफी हैं, उन्होंने भी इस चीज को शेयर किया, वीडियो भी शेयर की ट्विटर के ऊपर। आज अडयाला जेल के बाहर बुशरा बीबी के पहुंचने पर चंद अफराद ने मुर्दाबाद के नारे लगाना शुरू कर दिए। जवाब में एक वकील ने इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगा के माहौल गर्म कर दिया। उनके खान साहब के जो एक वकील वहां पे थे, उन्होंने आगे से इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगाए। नादिर बलोच भी जनाब जर्नलिस्ट हैं और वो उन्होंने ट्वीट किया और इस चीज को शेयर किया। वो ये लिखते हैं कि सियासी मुखालफत में घटियापन की इंतहा हो गई। मुबैना मुजाहिरीन ने अडयाला जेल के गेट पर बुशरा बीबी की गाड़ी को घेर लिया। जाली निकाहनामा नामंजूर, काला जादू, तौबा तौबा के नारे लगवाए गए। ठीक है, ये वो लिख रहे। अब ऐसी हरकत आज तक हमने पहले कभी देखी है कि बीबी कहीं गई हो या वो उनके बच्चे के मिलने जा रहे हो या कोई भी सियासी मुखालिफ हो वो जा रहा और उसमें जेल के बाहर उनके ऊपर या उनके खिलाफ इस किस्म की नाराबाजी हो, इस किस्म के उनके ऊपर जुमले कसे जाएं। ये वो एक ऐसी चीज है जो पाकिस्तान की सियासी तारीख में आज से पहले हमने नहीं देखी। जिस तरह मैंने पहले अर्ज की ना कि पिछली जब पीडीएम की हुकूमत थी तो वो पेशाब के सैंपल के ऊपर एक वजीर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी थी, वो भी अपनी नौयत का मुख्तलिफ वाकया था। तो ये सब कुछ जो है वो हम देख रहे हैं। तो क्या सियासी मुखालफत इस नहज पे आनी चाहिए कि जनाब काला जादू, जाली, ये वो? देखें, इमरान खान के दौर में दूध और शहद की नहरें तो नहीं बह रही थी। बहुत सारे ज़िमनी इंतखाबात जो होते थे वो भी उनकी जमात हारती थी, पंजाब में भी हारती थी। क्यों? लोग तंग थे, कुछ मसाइल थे उनकी हुकूमत के अंदर भी। बुजदार साहब की जो कारकर्दगी थी जिसके लिए खान साहब ने सबसे लड़ाई ली, बुजदार साहब को चेंज करने के लिए बार बार कहा जाता रहा कि जी बुजदार साहब को चेंज कर दें। बल्कि एक वफाकी वजीर ने, मैं आज आपको खबर देता हूं, एक वफाकी वजीर ने जाके कहा कि जी बुजदार साहब से सूबा नहीं चल रहा और जो है ना कोई और आप नाम सोच लें। और उस वफाकी वजीर ने मुझे बाद में बताया कि यार मैंने फिर बेशर्म होकर कह दिया कि मुझे बना दें आप, जो है ना। उन्होंने कहा नहीं मैं तुम्हें नहीं बनाऊंगा, मैंने इसी को रखना है। पर एनीवे, तो वो बुजदार साहब आज किधर हैं? वो बुजदार साहब तो गायब हो गए। और नारे किसके खिलाफ लग रहे हैं? बुशरा बीबी के। वो बुजदार जिसके ऊपर सारा इल्जाम लगता था, क्या उसके खिलाफ भी कभी जेल पे या अदालत में पेशी के मौके के ऊपर नारे लगे हैं? और एक खातून को इस तरीके से टारगेट किया जा रहा है। मेरे ख्याल में ये एक ऐसी शर्मनाक हरकत है जो पाकिस्तान की सियासी तारीख में हमेशा याद रखी जाएगी। मतलब क्या इस तरह बयानिए बनते कि पहले कभी निकाह के हवाले से बातें, कभी ये बातें, कभी वो बातें, और इसमें फिर वो सारे जो सो कॉल्ड जो ख्वातीन के हकूक वाले और ये और वो सारे किधर हैं? इसकी कितनी मजम्मत कर रहे हैं? उन्होंने उस सियासी जमात की कितनी मजम्मत की जो इस तरह की इखलाक से गिरी हुई चीजों के ऊपर जो है वो बयानियां बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पर एनीवे, ये एक ऐसा वाकया है जो मैंने पहले भी अर्ज की कि ये इंतहाई शर्मनाक वाकया है, इंतहाई काबिल मुजम्मत वाकया है कि आपने बुशरा बीबी की गाड़ी को घेर के इस किस्म के नारे लगाने की कोशिश की। क्या ये आपकी सियासी मुखालफत है? आप जनाब उनका कोई ऐसी चीज करें ना, कोई नारे लगाएं कि जी इमरान खान ने कोई करप्शन की है। अब मैंने जिस तरह पहले भी मैं कह रहा था कि बुशरा बीबी तो हुकूमत में नहीं थी, बुजदार हुकूमत में था। और दूसरा, अगर उस दौर के अंदर जो भी कोई करप्शन हुई, कुछ हुआ, उसका जिम्मेदार इमरान खान थे। इमरान खान की हुकूमत थी। इमरान खान कोई दूध पीते बच्चे थे कि हम कहें जी बुशरा बीबी। अब हो रहा यह है कि सियासी मुखालफीन को इमरान खान के खिलाफ कुछ नहीं मिल रहा,
कुछ नहीं मिल रहा दिखाने को, तो फिर वो इस तरह की चीजें, जब आपके सामने बड़े बड़े करप्शन के स्कैंडल हों तो फिर आपने जो है कोई किसी इस तरफ ध्यान ही नहीं जाता, चाहे आपकी 5 शादियां हो, 3 तलाकें हो, ये हो वो हो, उस तरफ लोगों का ध्यान ही नहीं जाता। इसलिए कि बाकी इतनी चीजें होती हैं, ये केस वो आप सामने ले आते हैं, आपके सियासी मुखालफिन उस पे जो है वो एक बयानियां भी बनाने की कोशिश करते हैं। यहां पे आपको कुछ मिल नहीं रहा तो आप जो है वो सियासी जो बयानियां बनाने के लिए बुशरा बीबी को इस तरीके से टारगेट कर रहे हैं, ये इंतहाई काबिल मुजम्मत है। मेरे ख्याल में इसकी जितनी मुजम्मत की जाए कम है। अगर कोई करप्शन हुई है, अगर कोई बुराई थी तो उसकी जिम्मेदारी इमरान खान पे आती है, ना कि उसकी अहलिया पे आती है। इसी तरह जिस तरह दीगर जो लोग हुकूमतों में हैं या सरकारी ओहदों पे बैठे हुए हैं या जो भी हैं, अगर वो कोई चीज गलत कर रहे हैं, कोई गलत फैसला कर रहे हैं, तो वो कर रहे हैं कि उनकी अहलिया कर रही है, उनकी अहलिया जी अहलिया के कहने पे वो चलते हैं। इतने वो नन्हे मुन्ने हैं कि जी अहलिया के कहने के ऊपर वो जो है वो चलेंगे और सारे वो फैसले करेंगे। जिम्मेदारी उनके ऊपर है, जो भी इक्तदार में है, जो सीट पे बैठा हुआ है उसकी जिम्मेदारी होती है। पर बुशरा बीबी को टारगेट किया जा रहा है, और क्यों टारगेट किया जा रहा है, और मसलसल 3 साल भी टारगेट किया गया, और क्यों किया गया वो मैंने आपको बता दिया। बहुत जल्दी आपसे दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।